हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड इन दिस चैप्टर वी विल गोना स्टडी एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो मतलब अगर मैं हिंदी भाषा में इतने बड़े टॉपिक का मतलब आपको समझाऊं तो सीधी बात ये है कि नर्व इम्पल्स जो आपके ब्रेन में जनरेट हुई है, ठीक है, कहाँ जनरेट हुई है नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। दिस इंफॉर्मेशन रीचेस द टू द वेरेवर, मतलब सबसे पहले अगर आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करना है तो इट विल रीच थ्रू मोटर नर्व्स के थ्रू सीएनएस से इंफॉर्मेशन आएगी आपके रिसेप्टर तक। रिसेप्टर नहीं, मैं इसको इफेक्टर ऑर्गन बोल देती हूँ, इफेक्टर। अच्छा, अब ये सीएनएस से जो इंपल्स जनरेट हुई है कब होगी? जब भी रिसेप्टर ऑर्गन जो है, रिसेप्टर, सपोज मैंने किसी गर्म तवे पे हाथ रखा तो माय हाथ रखना वाज द रिसेप्टर थिंग। ये रिसेप्टर इंफॉर्मेशन देगा सेंसरी न्यूरॉन्स को। किसको देता है? सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन देंगे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन एनालाइज करेगा कि अरे भैया वो तवा गर्म है, आपको हाथ हटाना है, तो आप अपने हाथ हटाने वाला इंपल्स भेजेगा मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन पे, तो हम अपना हाथ हटाएंगे, दैट इज द रिस्पॉन्स और द इफेक्ट। तो ये चीजें कुछ होती हैं। अब अभी मैंने इतनी नॉर्मल एकदम लैंग्वेज में ऐसा बोल दिया कि हाँ, रिसेप्टर से सेंसरी नर्व के थ्रू इंपल्सेस ब्रेन तक जाती हैं और ब्रेन में या सीएनएस में प्रोसेस होके मोटर नर्व्स के थ्रू इंपल्सेस हमारे वापस से रिसेप्टर ऑर्गन पे आती हैं और फिर इफेक्टर होता है, मतलब रिस्पॉन्स आता है, हम अपना हाथ हटा लेते हैं। तो ये जो दो लाइन में मैंने बात खत्म कर दी कि इंपल्स जाती है और इंपल्स आती है, यही चीज हमको इन डिटेल द मैकेनिज्म, कैसे इंपल्स जा रही है, फिर कैसे जनरेट हो रहा है आने वाला इंपल्स, फिर कैसे वो आगे आ रही है। So in this particular topic you have to study in detail the concept of generation and conduction of nerve impulse, कि nerve impulse कैसे generate होती है and साथ ही साथ में how does it travel through a nerve। nerve में आप कह रहे हो हाँ ठीक है करंट जा रहा है, impulse जा रही है, अरे कैसे जा रही है? So that कैसे वाला factor we will gonna study in this particular topic, that is generation and conduction of nerve impulse. So 3 step in the impulse transmission, that is maintenance of resting membrane potential, action potential and propagation of action potential। अब आधों को ये कहानी मतलब समझ ही नहीं आती है, एनसीईआरटी रीड करते हैं और फिर बंद करके रख देते हैं, बोलते हैं अच्छी गंदा, कुछ समझ में नहीं आया। एक बार ये वीडियो देख लो, सब समझ आ जाएगा, ठीक है, सब समझ आ जाएगा। देखो, मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल 3 स्टेप्स होने वाली हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान, मतलब इतना आसान है कि आपको लगेगा है इससे डरता था मैं, मुझे ये नहीं समझ आता था, खुद पे ऐसे थोड़ा सा एम्बैरेसिंग वाली फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है ना, बस लगता है देखने में डिफिकल्ट, बाकी असली में है नहीं। तो 3 स्टेप्स होती हैं कभी भी अगर इम्पल्स का ट्रांसमिशन होना है, मतलब कोई भी इम्पल्स हमारे ब्रेन में, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जनरेट हुई, उस इम्पल्स को ट्रैवल करके आना है मेरे हैंड तक, मेरे पाम तक आना है। तो ये जो इसको क्या बोलूँगी मैं, ट्रैवल जैसा लेम वर्ड नहीं यूज कर रही मैं बोल रही हूँ ट्रांसमिशन होना है। किस चीज का ट्रांसमिशन होना है? नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होना है। सो इम्पल्स का ट्रांसमिशन कभी भी होता है तो उसमें मेन 3 स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले होता है मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब क्या होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अभी उस पर नहीं फोकस करो, अभी आप सिर्फ याद करो कि सबसे पहले जो भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, जिसे हम बोलते हैं RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, फर्स्ट स्टेप में हम ये इंश्योर करते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन्ड है कि नहीं। फिर हमें अगर इंश्योर हो जाता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो फिर सेकेंड स्टेप में डेवलप होता है एक्शन पोटेंशियल। क्या डेवलप होता है? एक्शन पोटेंशियल। एंड फिर थर्ड स्टेप में ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ये एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ बढ़ता है, तो मतलब दैट इज प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। मैंने अभी बोला, अभी दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आरएमपी क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, अभी मत लगाओ दिमाग। अभी तुम सिर्फ ये देखो कि स्टेप्स क्या क्या है।
तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है, कभी भी जब भी हमें इम्पल्स का ट्रांसमिशन करना होता है तो फर्स्ट स्टेप इज द मेंटेनेंस ऑफ आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. सेकेंड स्टेप इज द डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एंड वंस इट इज डेवलप्ड, एक्शन पोटेंशियल इज डेवलप्ड, थर्ड स्टेप इज द प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, ये जो एक्शन पोटेंशियल है इट इज प्रोपेगेटिंग, वो प्रोपेगेट हो रही है, वो नर्व फाइबर्स के थ्रू प्रोपेगेट होके आगे बढ़ रही है. ठीक है, तीनों स्टेप्स याद हो गई, क्या क्या होना है. नाउ लेट्स स्टडी ईच ऑफ द स्टेप इन ग्रेट डिटेल. हर एक स्टेप को धीरे धीरे आराम से हौले हौले डिटेल में पढ़ लेते हैं. पहला जो पॉइंट था, जो पहला स्टेप था कभी भी इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, वो था मेंटेनेंस ऑफ आरएमपी. मतलब कुछ तो भी होता है आरएमपी, हमें नहीं पता क्या होता है, आरएमपी जैसा कुछ तो होता है. इस आरएमपी को हमें मेंटेन करके रखना है. चलो अब हम पहले देख लेते हैं कि ये आरएमपी होता क्या है. बहुत देर से 2 3 4 5 बार आ चुका है आरएमपी, पर अभी तक हमें ये क्लियर नहीं हुआ ये क्या होता है. तो देखो, कभी भी आप क्या बोलते हो, पोटेंशियल. पोटेंशियल वर्ड आपने फिजिक्स में कहीं ना कहीं सुना ही होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सुना होगा, है ना, सुना होगा पोटेंशियल. तो पोटेंशियल क्या होता है, whenever there are charges, whenever there is difference in the charge, positive charge है, negative charge है, उसमें कुछ difference है, that is known as potential, that is known as potential. तो अगर मैं आपके सामने एक नर्व फाइबर को ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैंने एक नर्व बना दी, रेड कलर की मैंने एक नर्व बना दी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि रेस्टिंग कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन का ये मतलब है अभी इसमें से कोई भी इम्पल्स नहीं जा रही, अभी मेरा हाथ बिल्कुल ऐसे स्टिल है, इससे कोई भी इम्पल्स ऐसे करके नहीं जा रही है, अभी नो इम्पल्स इज ट्रैवलिंग थ्रू दीज नर्व्स, रेस्टिंग कंडीशन है. तो इन रेस्टिंग कंडीशन देयर आर चार्जेस ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व. जो नर्व की मेम्ब्रेन होती हैं उसमें आउटर साइड पे, बाहर साइड पे होते हैं पॉजिटिव चार्जेस, और अंदर एक्सोप्लाज्म में होते हैं नेगेटिव चार्जेस. अब इसे हम एक्सोप्लाज्म क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये एक्सॉन के अंदर का पार्ट है, दैट इज व्हाई एक्सोप्लाज्म. और मैं बाहर वाले पार्ट को क्या बोलती हूँ, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. सेल के बाहर का पार्ट है, दैट इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. तो जो मेम्ब्रेन का पार्ट है टूवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, उस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो एक्सोप्लाज्म के साइड वाला मेम्ब्रेन का पार्ट है उस पर होते हैं नेगेटिव चार्ज. तो आपने ये देखा कि अच्छा अभी ये मेम्ब्रेन रेस्टिंग कंडीशन में थी, इसके ऊपर से कोई भी इम्पल्स नहीं जा रही थी, कोई भी इम्पल्स इसके अंदर से नहीं जा रही थी, तब भी इसके ऊपर चार्जेस थे. और whenever there is difference in the charges, it is known as potential, it is known as potential. और ये रेस्टिंग स्टेज में कोई भी इम्पल्स नहीं है, मेम्ब्रेन के ऊपर पोटेंशियल प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इट विल बी नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. क्या बोलोगे आप इसको, इट विल बी नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ये डायग्राम देखो एनसीईआरटी में गिवन है. अगर आप नॉर्मल डायग्राम देख रहे हो, अभी ये वाला मत देखो, आप यहाँ से देखो, ये रेड सेगमेंट को छोड़ के आप पूरा डायग्राम देखो, आप देखोगे कि बाहर साइड में पॉजिटिव पॉजिटिव बना हुआ है और मेम्ब्रेन में अंदर वाले साइड में नेगेटिव नेगेटिव बना हुआ है. तो पहली चीज आपको ये समझ में आई कि ओके, जब भी हमारी नर्व्स अभी नॉर्मल स्टेट में होती हैं, रेस्टिंग स्टेट में होती हैं, रेस्टिंग या नॉर्मल स्टेट का ये मतलब होता है कि अभी उनमें से कोई भी इम्पल्स ट्रैवल नहीं कर रहा है. जब कोई इम्पल्स ट्रैवल नहीं भी कर रहा, तब भी हमारी नर्व्स में एक चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड साइड एंड नेगेटिव चार्ज इनवर्ड्स टूवर्ड्स द एक्सोप्लाज्म साइड. And this difference in charge, this difference in potential, it is known as resting membrane potential. It is known as resting membrane potential. अब जो समझने वाली बात यहाँ पे, ये तो चलो समझ आ गया आरएमपी क्या होता है. अब मेन सवाल ये है उठता है कि मैम ये चार्जेस आ कैसे गए, हवा में आपने पॉजिटिव नेगेटिव आपने बना दिए तो चार्ज आ गए. कुछ तो हो रहा होगा, कुछ तो फैक्टर्स वहाँ काम कर रहे होंगे ना कि हाँ बाहर पॉजिटिव डेवलप हुआ, अंदर नेगेटिव डेवलप हुआ. उल्टा हो जाता, अगर चार्ज ही डेवलप होना था मैम तो बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव हो जाता. मतलब ऐसा क्या हो गया रेस्टिंग कंडीशन में कि ये चार्जेस डेवलप हो गए. तो मैं बोलूँगी थोड़ा सा रुको, अभी बता रही हूँ मैं.
देयर आर सर्टेन फैक्टर, कुछ ऐसे फैक्टर्स काम करते हैं और वो मेंटेन कराते हैं और डेवलप कराते हैं इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। किसको डेवलप कराते हैं? इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। सो न्यूरल मेम्ब्रेन कंटेन वेरियस सिलेक्टिवली परमिएबल आयन चैनल। सबसे पहली बात आपको क्या समझ में आई? ये जो भी मेम्ब्रेन होती है, नर्व्स की जो भी मेम्ब्रेन होती हैं, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे आयन चैनल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, आयन चैनल्स, ट्रांसपोर्टर्स, ये सब कुछ प्रेजेंट होते हैं ऑन द मेम्ब्रेन। किस पे? ऑन द मेम्ब्रेन। ओके, चलो ये वाली कहानी तो हमें समझ आ गई। अब होता क्या है इसके बाद? इन अ रेस्टिंग न्यूरॉन, रेस्टिंग न्यूरॉन का क्या मतलब है? न्यूरॉन नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स। अभी न्यूरॉन रेस्ट वाली कंडीशन में है, आराम से लेटा हुआ है, अभी उसको किसी ने कुछ भी काम करने के लिए नहीं बोला है, उसे अभी मम्मी ने बिल्कुल आवाज नहीं दी है कि अरे बेटा न्यूरॉन जाके धनिया लेके आओ। ऐसा कोई भी स्टिमुलस अभी न्यूरॉन को नहीं मिला है। न्यूरॉन आराम से बिस्तर पे लेटा हुआ है, एकदम रेस्ट कर रहा है। क्या होता है रेस्टिंग कंडीशन में? द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू के प्लस आयन। तो आपको पता है रेस्टिंग कंडीशन में जो भी पोटेंशियल डेवलप होता है उसे हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब मैं जो आपको फर्दर बताने जा रही हूँ, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ द रीजन वाई ऐसे पलंग पे लेटे हुए न्यूरॉन के, रेस्टिंग न्यूरॉन के ऊपर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। तो पहला रीजन सुनो, the axonal membrane is more permeable to K positive ion and nearly impermeable to Na positive ion. First reason क्या हुआ? पहला रीजन, पहला रीजन ये बोल रहा है कि ये जो आपका नर्व है और ये बाहर जो एक्स्ट्रा बाहर जो था वो क्या था? बाहर था आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और ये है आपका एक्सोप्लाज्म, ठीक है। पहला रीजन सुनो, क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में? नॉर्मल कंडीशन में ये होता है, यहाँ बाहर बहुत सारे Na+ प्रेजेंट हैं, K+ प्रेजेंट हैं, Ca+2, बहुत सारे आयंस प्रेजेंट हैं इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो एक्सोप्लाज्म है, एक्सोलेमा है, मतलब एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, इट इज द एक्सोनल मेम्ब्रेन। रेड कलर वाली इज द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन, है ना। एक्सॉन ही तो है जिसके ऊपर सब कुछ कार्यक्रम चल रहा है, वही है नर्व, वही है, उससे जुड़ जुड़ के नर्व बनी है। हाँ जी, ठीक है। तो इस समय कंफ्यूज मत हो, ओके। तो अब क्या हो रहा है नॉर्मल कंडीशन में? नॉर्मल कंडीशन में ये रेस्टिंग कंडीशन में ये हो रहा है, ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन अपने अंदर K+ को आने दे रही है। मतलब कि ये बिस्तर पे लेटा हुआ न्यूरॉन, बिस्तर पे लेटा हुआ जो न्यूरॉन है, उसके घर के बाहर बहुत सारे दोस्त ऐसे उसके झुंड बना के खड़े रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। अब खुद तो बाहर जा नहीं रहा न्यूरॉन घूमने, वो खुद कहीं नहीं जा रहा है। वो क्या कर रहा है? वो इतने सारे दोस्त जो अलग अलग वेराइटी के दोस्त खड़े हुए हैं, उसमें से K+ जो है वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। तो रेस्टिंग, भले वो रेस्ट कर रहा था न्यूरॉन, लेकिन उसने बोला अरे नहीं K+ तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम आ जाओ अंदर। तो मतलब K+ से उसे इतना ज़्यादा प्यार है पोटेशियम आयन से कि न्यूरॉन ने रेस्टिंग कंडीशन में भी अपने अंदर किसको आने दिया? इट इज मोर परमिएबल टू K+। बाकी Na+ ने सोचा यार मैं भी चलता हूँ, K+ तुझे जाने दे रहा है, मैं भी तो पॉजिटिव चार्ज हूँ, मैं ऑलमोस्ट तेरे जैसा ही हूँ, मैं भी चल देता हूँ। तो लेकिन नहीं, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, ये अपनी एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है, इसने तो सीधे मना ही कर दिया कि नहीं, तुम नहीं आओगे मेरे घर, हमारी लड़ाई है, और Na+ को नहीं आने दिया। तो फर्स्ट रीजन क्या हुआ? पहला रीजन आपने क्या देखा? अभी आपको रीजन समझ कुछ नहीं आया, अभी आपको सिर्फ इतना समझ आया है ये कि नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है, द एक्सॉनल मेम्ब्रेन, इट इज मोर परमिएबल टू K+। के लिए एक्सॉनल मेम्ब्रेन परमिएबल होती है, K+ को एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से एक्सोप्लाज्म में आ जाने देती है, और जो Na+ है उसके लिए ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होती है। उसके लिए ऑलमोस्ट कैसी होती है? इम्परमिएबल होती है, ठीक है। ये बात अभी आप याद रखो, ओके, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड रीजन। टोटल 3 रीजन है, उसमें से एक हो गया, बात करते हैं दूसरे रीजन की। काय के 3 रीजन है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। अब हम दूसरा रीजन देखते हैं। दूसरा ये है कि ये जो एक्सोप्लाज्म है, ये जो हमारा यही एक्सोप्लाज्म है, न्यूरॉन है बेसिकली, न्यूरॉन की बॉडी के अंदर या न्यूरॉन के पास पहले से बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है।
मतलब आप ऐसा मान लो न्यूरॉन अभी ऐसे बिस्तर पे लेटा हुआ है, के पॉजिटिव को उसने अपने घर में बुला लिया, अंदर बुला लिया है, घर इज दिस, ये एक्सोप्लाज्म इज द घर, और बाकी उसके पास अंदर पहले से उसके घर में बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट है। मतलब वो लेटा हुआ है, बढ़िया पॉपकॉर्न खा रहा है, पॉपकॉर्न को मान लो आप नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, पॉपकॉर्न क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। तो एक्सोप्लाज्म में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, एक्सोप्लाज्म ऑलरेडी हैज, मतलब उसमें पहले से प्रेजेंट है द नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। क्या प्रेजेंट है एक्सोप्लाज्म में, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अब बाहर जो दोस्त खड़े थे उनने बोला अरे ओ सुनो तुम खुद तो बाहर आ नहीं रहे, ऐसा करो पॉपकॉर्न ही दे दो बाहर, पॉपकॉर्न भिजवा देना जरा बाहर, हम भी खा लेंगे। तो न्यूरॉन बोलता हट मैं क्यों भेजूं अपना। तो न्यूरॉन इतना बड़ा वाला है कि जो हमारा ये न्यूरॉन है ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, एक्सोनल मेम्ब्रेन, उसने मना ही कर दिया। तो इट बिकम इम्परमिएबल टू दीज नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। मतलब एक्सोनल मेम्ब्रेन ने ऐसा खेल खेला कि ये नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स जो ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट हैं, नेगेटिव प्रोटीन, मैं यहाँ पे NP लिख देती हूँ, नेगेटिव प्रोटीन, नेगेटिव प्रोटीन जो यहाँ अंदर ऑलरेडी बहुत सारे प्रेजेंट हैं, तो इस एक्सोनल मेम्ब्रेन ने ऐसा खेल खेला कि ये नेगेटिव प्रोटीन गलती से भी बाहर ना जा पाए। तो मतलब ये जो मेम्ब्रेन है एक्सोनल मेम्ब्रेन, इट बिकम इम्परमिएबल टू दिस नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। तो अब भाई इम्परमिएबल हो गए, उनने पॉपकॉर्न बाहर दी नहीं, तो अब पॉपकॉर्न अपने आप उठ के थोड़ी बाहर चली जाएगी, नहीं गई, पॉपकॉर्न विल रिमेन इन द एक्सोप्लाज्म। पॉपकॉर्न क्या है, द नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं कहाँ पे, एक्सोप्लाज्म में। एंड द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल। मेम्ब्रेन कैसी है, इम्परमिएबल है, मतलब इट डिडंट अलाउ द मूवमेंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। तो यहाँ से प्रोटीन निकलकर बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो अभी आपने दो रीजन देखे। पहला रीजन क्या देखा आपने, देखा इन रेस्टिंग कंडीशन एक्सोनल मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन एंड इट इज ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। सेकेंड रीजन आपने क्या देखा, सेकेंड रीजन आपने देखा द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्परमिएबल फॉर, जो मेम्ब्रेन जो है इट इज ऑल्सो इम्परमिएबल फॉर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। तो सीधी बात यह है, अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, अंदर मतलब बोले तो कहाँ, एक्सोप्लाज्म में नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। अब एक रीजन और बच गया, चलो एक और रीजन देखते हैं। Therefore, concentration of K plus and negatively charged protein in exoplasm is high and concentration of Na plus is low. ये NAT नहीं है, ये Na plus है। तो आप बोलोगे मैम बच्चों वाली बात मत बताओ, हमने चौथी में पढ़ लिया, ये चौथी में नहीं पढ़ा तुमने, अभी अभी पढ़ा है। क्या पढ़ लिया तुमने कि हाँ ठीक है, दो फैक्टर्स काम कर रहे हैं। पहला तो कि वो पोटेशियम से ज़्यादा प्यार करता है तो उसको अंदर आने दे रहा है, साथ ही साथ में जो एक्सोप्लाज्म में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है उसको एक्सोनल मेम्ब्रेन बाहर नहीं जाने दे रही है। इनके कारण क्या होगा, एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी एंड सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सोडियम को तो आने ही नहीं दिया ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इन द एक्सोप्लाज्म कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम विल डिक्रीज। ओके, द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ K positive and high concentration of Na positive. This forms an ionic or concentration gradient across the resting membrane. जो अभी एक रीजन और होता है उसको अभी थोड़ी देर के लिए आप रुक जाओ, उसे डिस्कस करेंगे। बट आप ये वाली बात देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखती है NCERT, ये बोला है कि जो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, जो हमारा कौन है, जो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और ये हो गया हमारा एक्सोप्लाज्म। तो जो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसमें बहुत ज्यादा प्रेजेंट है Na+, क्योंकि Na+ को तो जाने ही नहीं दे रहा था एक्सोप्लाज्म अपने अंदर। और कंपेयर करें तो K+ यहाँ पे बहुत कम हो गए, क्योंकि सारे K+ तो यहाँ आ गए हैं, सारे K+ कहाँ पे आ गए हैं, इधर पे आ गए हैं एक्सोप्लाज्म के अंदर। साथ ही साथ में एक्सोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, एक्सोप्लाज्म में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी है। तो अगर आप चार्जेस को कंपेयर करो, यहाँ बहुत सारा सोडियम है और अंदर बहुत सारा पोटेशियम तो है, लेकिन साथ में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी हैं, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी हैं। तो जब आप चार्जेस को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि देयर इज अ ग्रेडियंट, देयर इज अ आयोनिक ग्रेडियंट और द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे सोडियम ज्यादा है, यहाँ पे एक्सोप्लाज्म में कम है, और एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम ज्यादा है एंड
सोडियम कम है। ये दो चीजें हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में क्या ज्यादा है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा है, पोटेशियम कम है, और एक्सोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम ज्यादा है एंड सोडियम बहुत कम है। तो आपको क्या दिख रहा है? कंसंट्रेशन में डिफरेंस दिख रहा है ना इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एंड द एक्सोप्लाज्म। सो दिस इज नोन एज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दिस इज नोन एज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और आयंस की कंसंट्रेशन है तो इसलिए द आयोनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन। तो अभी मेम्ब्रेन बिल्कुल वही रेस्ट पे पड़ी है, अभी कोई भी इम्पल्स फिम्पल्स कुछ नहीं आ रही है, रेस्टिंग कंडीशन की बात चल रही है प्योरली। तो रेस्ट पे पड़ी हुई मेम्ब्रेन में आपने देखा कि कंसंट्रेशन या आयोनिक ग्रेडियंट डेवलप हो गया है अक्रॉस द एक्सोनल मेम्ब्रेन। एक्सोनल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो गया है। ठीक है, द आयोनिक ग्रेडियंट आर मेंटेन्ड बाय, अब आ जाओ तीसरे फैक्टर जो कि किसमें काम कर रहा है? इन द मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। द थर्ड फैक्टर, तो थर्ड फैक्टर जो है वो इंश्योर करता है ये जो आयोनिक ग्रेडियंट अभी अभी डेवलप हुआ है, मतलब सोडियम की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में ज्यादा रहना चाहिए और एक्सोप्लाज्म में कम, एंड विद पोटेशियम, पोटेशियम एक्सोप्लाज्म में कम होना, ज्यादा होना चाहिए एंड ईसीएफ में कम। ये चीज को इंश्योर करने के लिए एक और फैक्टर काम करता है जिसे हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। क्या बोलते हैं हम उसको? हम उसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, या फिर पूरा नाम होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पंप? पंप हमेशा क्या करते हैं? कभी भी अगर कोई सी भी मेम्ब्रेन के ऊपर पंप प्रेजेंट है तो पंप का फंक्शन होता है आयंस को मूव करवाना, मतलब आयंस को कहीं से उठा के कहीं भेजना, कहीं से उठा के कहीं लेके आना। तो आयंस के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये पंप। और ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, अगर ये मैं फिर से बनाना चाहूंगी हमारी एक्सोनल मेम्ब्रेन, एक्सोनल मेम्ब्रेन मैंने ये ड्रॉ करी, तो एक्सोनल मेम्ब्रेन पे जगह जगह प्रेजेंट होते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। क्या प्रेजेंट होते हैं? जगह जगह पे प्रेजेंट होते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। तो ये जो भी आपको दिख रहा है मेम्ब्रेन के ऊपर, ये क्या है? सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। अब ये पंप क्या काम करता है तो देख लेते हैं क्या करता है। ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है, इट ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटवर्ड फॉर 2 पोटेशियम इनटू द सेल। ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप है ये एटीपी को स्पेंड करता है और 3 सोडियम आयन को 3 Na+ आयन को फेंक देता है इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एंड 2 पोटेशियम आयन को अंदर ले लेता है, कहां पे? इन द एक्सोप्लाज्म। 2 पोटेशियम आयंस का मूवमेंट करा देता है इनटू एक्सोप्लाज्म and 3 sodium ions are removed and sent back to the extracellular fluid. So what is the function of sodium potassium ATPase pump? Sodium potassium ATPase pump क्या करता है? It just क्या? It is doing, it transport 3 Na+ outward for 2 K positive into the cell. तो 2 पोटेशियम को अंदर लेके आ रहा है और 3 सोडियम को बाहर फेंक रहा है, 3 सोडियम को बाहर फेंक रहा है। और अभी जस्ट आपने पढ़ा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो डेवलप हुई थी वो क्या था कि सोडियम जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा होना चाहिए और एक्सोप्लाज्म में K पॉजिटिव ज्यादा होना चाहिए। तो क्या ये जो पंप है इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए काम कर रहा है? यस, दिस सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप इज वर्किंग टू मेंटेन दिस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एज अ रिजल्ट the outer surface become positively charged and the inner surface become negatively charged, that is polarized, अब ये जो मूवमेंट चल रहा है सोडियम पोटेशियम का, इसके कारण क्या हुआ? ठीक है, तो आपको सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप का फंक्शन तो समझ आ गया। तो मैं इसे इरेज करके आपको एक चीज समझाना चाहूंगी। देखो, आप बोलोगे मैम नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप हो रहा है? आधो जनता का डाउट होता है कि मैम अंदर भी तो K+ ही आ रहा है और बाहर भी Na+ जा रहा है। तो ठीक है, बाहर तो हमको समझ आ गया कि सोडियम के कारण पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, लेकिन ये अंदर नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ जा रहा है? पोटेशियम नेगेटिव चार्ज कब से करवाने लगे? नेगेटिव चार्ज आ रहा है एज इन कंपेरिजन। ओके, कैसे इन कंपेरिजन? आप देखो, आप 3+3 चार्ज को बाहर फेंक रहे हो,
सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, एक सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, और आप 3 सोडियम को बाहर फेंक रहे हो, ठीक है। तो बाहर कितना चार्ज आ रहा है, +3, लेकिन अंदर कितना आ रहा है, अंदर एक्सोप्लाज्म के अंदर सिर्फ आ रहा है +2 चार्ज, क्योंकि K+ भी होते हैं, सिर्फ +2 चार्ज आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस ऑफ -1, कितने का डिफरेंस आ रहा है, -1 का डिफरेंस आ रहा है। सो ये जो 1 का डिफरेंस आ रहा है, हर बार यहाँ पे एक कम पॉजिटिव चार्ज है ना, हर बार एक्सोप्लाज्म में एक पॉजिटिव चार्ज कम है, एक पॉजिटिव चार्ज कम है। और वैसे भी जो 2 और फैक्टर अभी पहले काम कर रहे थे, कौन से 2 फैक्टर, पोटेशियम को अंदर आने देना रेस्टिंग कंडीशन में, एंड जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट है इन द एक्सोप्लाज्म, वो वाले 2 फैक्टर भी हो गए। और यहाँ पे और पोटेशियम आ रहा है, लेकिन वो 2 ही मॉलिक्यूल आ रहा है, और सोडियम यहाँ से 3 मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं, 3 एटम्स बाहर जा रहे हैं। तो इसके कारण ये जो डिफरेंस होता है, इसके कारण देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द एक्सोप्लाज्म। ये जो डिफरेंस आ रहा है द नंबर ऑफ आयंस, इसके लिए जो हमारा एक्सोप्लाज्म है उसमें डेवलप हो जाता है नेगेटिव चार्ज, एंड देयर इज डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो ECF में डेवलप हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, ECF वाले साइड पर मेम्ब्रेन में डेवलप हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, एंड टुवर्ड्स द एक्सोप्लाज्म साइड द मेम्ब्रेन डेवलप्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, समझ आइए पूरी कहानी। एंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चार्जेस डेवलप हो गए, एंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, अब जब चार्ज डेवलप हुए हैं तो देयर विल बी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। अब चार्ज डेवलप कैसे हो, वो पूरी कहानी अभी हमने समझी। अब ये जो चार्जेस अगर डेवलप हो गए हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो देयर विल बी सम डिफरेंस। जब भी कोई पे चार्जेस डेवलप हो रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, देयर विल बी पोटेंशियल, एंड द डिफरेंस इन दैट पोटेंशियल is known as the electrical potential difference across the resting plasma membrane. Resting is important क्योंकि अभी उसमें कोई भी nerve impulse नहीं आई है। In the resting plasma membrane, it is called as the resting potential. क्या बोलोगे हम उसे, resting potential और the resting membrane potential, जिसकी वैल्यू होती है -70 मिलीवोल्ट। कितनी वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू होती है -70 मिलीवोल्ट। समझ आई पूरी कहानी, कैसे ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हुआ है। तो 3 फैक्टर्स काम करते हैं, जल्दी से मैं बहुत शॉर्ट में आपको लिख के समझा देती हूँ। पहला फैक्टर क्या है भाई, देखो फर्स्ट फैक्टर जो था वो क्या था, परमिएबिलिटी, मोर परमिएबिलिटी ऑफ K+ as compared to Na+, है ना। जो मेम्ब्रेन है एक्सोप्लाज्म है, एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है वो ज्यादा परमिएबल है K+ के लिए एज कम्पेयर टू Na+। सेकेंड फैक्टर क्या था, प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स इन एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स थे, और उसको वो मेम्ब्रेन बाहर नहीं जाने दे रही थी, एक्सोनल मेम्ब्रेन। एंड थर्ड कौन सा क्या फैक्टर था, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप क्या कर रहा था, इट इज पंपिंग 3 सोडियम आउटवर्ड्स एंड 2 सोडियम इन द एक्सोप्लाज्म। ये 3 फैक्टर्स के कारण चार्जेस डेवलप हो रहे थे हमारी न्यूरल मेम्ब्रेन के ऊपर, एक्सोनल मेम्ब्रेन के ऊपर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के साइड डेवलप हो रहा था पॉजिटिव चार्ज, एंड इनसाइड द एक्सोप्लाज्म साइड पे डेवलप हो रहा था नेगेटिव चार्ज, एंड द डिफरेंस इन दैट चार्जेस इज रेफर्ड टू एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, -70 मिलीवोल्ट। ओके, क्लियर। सो हियर वी आर डन विद द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। पहली स्टेप यही पढ़ी थी ना आपने, 3 स्टेप्स पढ़ी थी, फिर से रिवाइज करा देती हूँ, इतनी सारी चीज़ों में भूल गए हो तो रिवाइज कर लो। फर्स्ट फैक्टर आपने पढ़ा था मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सेकेंड फैक्टर वाज एक्शन पोटेंशियल, एंड थर्ड स्टेप वाज ट्रांसमिशन या प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ये 3 स्टेप्स में आपने देखा था कि जनरेशन एंड कंडक्शन होता है नर्व इम्पल्सेस का, जिसमें से फर्स्ट स्टेप वी हैव डन, जो कि क्या था, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्यों डेवलप होती है, कैसे मेंटेन होती है, ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई। मतलब अगर न्यूरॉन लेटा भी हुआ है, रेस्टिंग कंडीशन में है, तब भी उसके ऊपर चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव
charge towards the extracellular fluid side and negative charge towards the exoplasm side. Okay, clear? So here we are done with the RMP. Now next step in the transmission is the action potential. Now what is this action potential? अब ये जो न्यूरॉन बड़े आराम से लेटा हुआ था, अब इस पर आ चुकी है इम्पल्स. अब इस पर क्या आ चुकी है? इम्पल्स. अब इसको एक स्टिम्युलस मिल चुका है. किचन से मम्मी की आवाज आ चुकी है, बेटा न्यूरॉन जाके धनिया लेके आओ. अब जैसे ही न्यूरॉन को ये स्टिमुलस मिला है मम्मी से, बेटा न्यूरॉन जाके धनिया लेके आओ, पहले न्यूरॉन ने कई सारा आड़ा टेढ़ा मुंह बनाया, बिकॉज न्यूरॉन नहीं जाना चाहता था. अरे आड़ा टेढ़ा से याद आया, अभी बहुत ज़्यादा रील, एक पता नहीं क्यों मेरी फीड पे वो रील आती है गंजी चुड़ैल वाली. बिरजू और सीमा बर्गर खा रहे थे, तभी वहाँ अचानक से एक गंजी चुड़ैल आ जाती है. देखा ही होगा आप लोगों ने, है ना? तो उसमें जो वो चुड़ैल होती है ना, आप देखना वो कैसे कैसे फेसेस बनाती है, उनका एनिमेशन देखना आप. उसी टाइप का कुछ आड़ा टेढ़ा मुंह बनाया हमारे न्यूरॉन ने. मतलब बहुत ही गंदा था ये रिलेशन, बट स्टिल मुझे वो याद आ गया अभी मेरे को, तो फिर मुझे बोलना ही था. ठीक है, तो वैसा ही मुंह बनाया. अब भले ही न्यूरॉन कितना भी आड़ा टेढ़ा मुंह बना ले, उसको अल्टीमेटली धनिया लेने जाना पड़ेगा. ये सब जानते हैं, सबको पता है कि स्टोरी का एंड कहाँ होना है, कि अल्टीमेटली वो धनिया लेने जाएगा. भले वो लात खा के जाए, गाली खा के जाए, घूसा खा के जाए, कैसे भी जाए उसे जाना पड़ेगा. तो सीधी बात यह है कि आराम से लेटे हुए न्यूरॉन के ऊपर क्या आ गई? स्टिमुलस, मम्मी की आवाज. When a stimulus is applied, the membrane at site A become permeable to Na+. तो अभी जो हमारा न्यूरॉन आराम से बैठा हुआ था, कैसा है आराम से बैठा हुआ न्यूरॉन? ऐसा है. जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है वो अभी आराम से बैठी है, तो उसका इंडिकेशन ये है कि आउटर साइड पे है पॉजिटिव चार्ज और इनर वाले साइड पे है नेगेटिव चार्ज. जैसे ही स्टिमुलस आएगा, जैसे ही मम्मी की आवाज आएगी, तो ये कुछ आड़ा टेढ़ा हो जाएगा. क्या हो जाएगा? आड़ा टेढ़ा. ये जो अभी नॉर्मली ऐसा था, अभी अजीब से आड़े टेढ़े क्या बनाएगा? मुंह बनाएगा. बोला ना मैंने. तो जैसे ही न्यूरॉन अजीब अजीब से मुंह बनाना स्टार्ट करेगा, तो क्या होगा? जिस पॉइंट पे, सपोज मैं इसको इतना, इस वाले पॉइंट को मार्क कर दे रही हूँ ए, और इसको कर दे रही हूँ बी, मैंने डिवाइड कर दिया. अभी ए वाले पॉइंट तक उसको स्टिमुलस पहुंचा, उसमें ए वाले पॉइंट पे स्टिमुलस पहुंचा. स्टिमुलस के पहुंचने पर क्या होगा? यही एक्सोनल मेम्ब्रेन जो सोडियम को अंदर नहीं आने दे रही थी, जो रेस्टिंग कंडीशन में था, वो अपने सिर्फ पोटेशियम दोस्त को अंदर आने दे रहा था, सोडियम दोस्त को अंदर नहीं आने दे रहा था. मम्मी की आवाज आते ही न्यूरॉन ने अपने सोडियम दोस्त को अंदर आने से की परमिशन दे दी. उसने बोला, अरे सोडियम तुम हो, अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. तो जैसे ही स्टिमुलस मिलेगी, क्या होगा? द एक्सोनल मेम्ब्रेन विल बिकम परमिएबल टू Na+. तो Na+ कहाँ जाएंगे? Na+ जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से सारे के सारे एक्सोप्लाज्म के अंदर आने लगेंगे. ठीक है, अब जैसे ही सोडियम आएंगे तो क्या होगा? दिस कॉजेस रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम एंड रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी एट दैट साइड. अब ये जो पॉइंट है ए वाला, इस पर पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी. तो अभी जो आराम से रेस्टिंग कंडीशन में लेटा हुआ न्यूरॉन था, अब वो रेस्टिंग कंडीशन में नहीं रह गया. अब उस पर आ चुकी है स्टिमुलस. स्टिमुलस के आते से ही क्या हुआ? सोडियम के चैनल्स ओपन हो गए एंड सोडियम इन्फ्लक्स हुआ. सोडियम बहुत सारा किसके अंदर चला गया? एक्सोप्लाज्म के अंदर चला गया. अब आप मेरी बात एक ध्यान से सुनो, ठीक है? क्या अभी आपने देखा यहाँ पे जो टोटल चार्ज था वो था -70 मिलीवोल्ट. या तो आप सीधे ये देखो, यहाँ पे अंदर था नेगेटिव चार्ज, अंदर थे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ बाहर थे पॉजिटिव चार्ज. यहाँ बाहर क्या थे? पॉजिटिव चार्ज थे. अब क्या हो रहा है? अब जैसे यहाँ पे इम्पल्स आ गई, ये करंट जैसी इम्पल्स है, यहाँ पे इम्पल्स आ गई है. इम्पल्स के आते से ही क्या हो रहा है? इम्पल्स के आते से ही सोडियम आने लगेगा अंदर, सोडियम आने लगेगा इन द एक्सोप्लाज्म. सोडियम अगर अंदर आएगा तो आपको ऐसा रियलाइज नहीं हो रहा कि ये जो अंदर का नेगेटिव चार्ज है ये धीरे 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 करके खत्म होने लगेगा, और बाहर से सोडियम अंदर आ रहा है तो धीरे धीरे करके बाहर नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा. सो दिस थिंग हैपन इनसाइड द एक्सोप्लाज्म. जैसे ही सोडियम अंदर आना स्टार्ट करता है इन द एक्सोप्लाज्म, धीरे 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 करके ये नेगेटिव चार्ज कहाँ तक जाता होगा? ये नेगेटिव चार्ज है. अब देखो, कोई भी चीज़ है नेगेटिव पे है और मुझे उसे पॉजिटिव पे लेके आना है,
तो देयर विल बी अ पॉइंट ना, पहले ये नेगेटिव से जीरो पे आएगी, फिर जीरो से बढ़ना स्टार्ट होगी तो पॉजिटिव की तरफ जाएगी। सपोज चार्ज अभी बाहर -10 है और मुझे -10 से +10 होना है, तो -10 से -9 होगा, -8 होगा, -7, -2 एंड देन फाइनली 0, फिर 0 से 1 2 3 4 5 6 10 इस तरीके से बढ़ेगा। तो यही समझाना चाह रही हूँ मैं, जैसे जैसे सोडियम अंदर आता जाएगा वो -70 मिलीवोल्ट या अंदर का जो भी नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल धीरे 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 करके बढ़ने कम होने लगेगा। मान लो अभी 10 था तो -10 था, वो -9 -8 -7 -6 -5 -3 -2 -1 एंड अल्टीमेटली एक ऐसा बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का टाइम पीरियड आएगा व्हेन देयर विल बी जीरो। बाहर क्या हो जाएगा, बाहर सारा पॉजिटिव चार्ज भी जीरो पे आ जाएगा क्योंकि उसे नेगेटिव पे जाना है, और अंदर का सारा नेगेटिव चार्ज जीरो पे आ जाएगा क्योंकि उसे पॉजिटिव की तरफ जाना है। सीधी बात यह है कि अगर अब स्टिमुलस आ गई है इस वाली जगह पे, ए वाली साइड पे, तो यहाँ पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। जो नॉर्मल पोलराइज्ड था अभी एक्सोनल मेम्ब्रेन, वो रिवर्स होगा। मतलब the positive charge will develop now inside side या फिर on the side of exoplasm, and negative charge will be developed on the extracellular fluid side, and this is known as depolarization. क्या बोलते हैं हम इस स्टेप को? This step is known as depolarization. So this causes rapid influx of sodium and reversal of the polarity at that side. तो सोडियम के अंदर आने से क्या हुआ है, सोडियम के अंदर आने से जो पहले चार्जेस थे बाहर नेगेटिव पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, वो चार्जेस उल्टे हो गए। अब बाहर अंदर साइड डेवलप हो चुका है पॉजिटिव चार्ज और मेम्ब्रेन के बाहर अब डेवलप हो गया है नेगेटिव चार्ज। मेम्ब्रेन के बाहर क्या डेवलप हो चुका है? नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इज नोन एज डीपोलराइजेशन। तो मेम्ब्रेन पहले कैसी स्टेट में थी? पोलराइज्ड। थोड़ी देर के लिए जो जीरो वाली स्टेट में आएगी इट बिकम डीपोलराइज्ड, डीपोलराइजेशन हो गया है। और डीपोलराइजेशन क्यों हुआ है? बिकॉज एक्शन, क्योंकि वहां पे एक स्टिमुलस आई है। क्या ये वहां पे एक स्टिमुलस अराइव हुई है, जिसके कारण क्यों हुआ है ये भाई डीपोलराइजेशन? ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। सोडियम चैनल ओपन हो गए, सोडियम बहुत सारा अंदर एक्सोप्लाज्म में आ गया है, जिसके कारण पोलैरिटी रिवर्स हो गई है, एंड दिस इज नोन एज डीपोलराइजेशन। नाउ the electrical impulse, the electrical potential difference during depolarization across plasma membrane is called action potential. तो अभी अगर आप ये मत देखो, यहाँ तो इम्पल्स आई है, आप तो बी वाला पार्ट देखो, या तो आप उसके आगे का देख लो, ए भी मत देखो, आप आगे का देखो। तो अभी अगर रेस्टिंग कंडीशन में जो इम्पल्स थे, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोल रहे थे। अब स्टिमुलस या इम्पल्स के आते से ही वो उल्टे हो गए, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, तो अब भी तो पोटेंशियल डिफरेंस तो है ना। तो स्टिमुलस के आने के बाद जो भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इट इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हो आप उसे? इट इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल, एंड एक्शन पोटेंशियल इज द इम्पल्स। जो सिग्नल हम बोल रहे हैं ना ऐसे आएंगे, तो अभी नर्व रेस्टिंग स्टेट में कैसी थी वो आपने समझ गया। अब ये सिग्नल आया तो क्या चेंजेस हुए आपने अभी अभी वो ऑब्जर्व किया। तो एक्शन पोटेंशियल के आते से ही क्या होगा? डीपोलराइजेशन होगा, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, सोडियम इनफ्लक्स होगा, एंड इतना सब होने के बाद पोलैरिटी रिवर्स हुई, उस टाइम पे जो भी पोटेंशियल डेवलप होगा इट इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। अब रेस्टिंग नहीं है, अब न्यूरॉन उठ के जा रहा है धनिया लेने, एक्शन में आ चुका है। सो नाउ अब उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो गई, जो बढ़िया भी आराम से लेटा था बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव रख के, अब उल्टा हो गया है, अंदर हो चुका है पॉजिटिव और बाहर हो गया है नेगेटिव, एंड नाउ इट इज द पोटेंशियल डेवलप्ड, इट इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल, इट इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। ओके, समझ आई कहानी? तो वी आर डन विद द सेकेंड स्टेप, दैट इज एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हुआ। नाउ थर्ड स्टेप, अब भाई इम्पल्स यहाँ पे आ गई है, ठीक है, मेरी नर्व में यहाँ पर आ गई है, अब मैं यहीं रह जाए क्या? आगे नहीं बढ़े, तो मतलब ये जो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है इसको बढ़कर आगे पूरी नर्व के थ्रू जाना है ना। जो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है इस वाले पार्ट में जनरेट हुआ है, इसको पूरा आगे तक जाना है, तभी तो यहाँ तक आएगा और फिर एक्शन होगा। अगर ये नहीं आया पूरे इम्पल्सेस हमारे हाथ तक तो एक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब जो भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है उसे प्रोपेगेट करना है, उसे आगे बढ़ाना है। क्या होता है एक्शन पोटेंशियल? एक्शन पोटेंशियल ये होता है, एक्शन पोटेंशियल ये होता है जब अंदर डेवलप हो जाते हैं पॉजिटिव चार्ज और बाहर हो जाते हैं नेगेटिव चार्ज, ये होता है एक्शन पोटेंशियल।
और आगे की कहानी क्या है, आगे की कहानी तो ये अभी यही के यही है ना, रेस्टिंग कंडीशन ही है ना, आगे थोड़ी इम्पल्स पहुंची। जैसे जैसे इम्पल्स आगे बढ़ती जाएगी, अभी यहाँ पे इम्पल्स था, यहाँ पे अभी ये लोग रेड कलर के इम्पल्स बना देते हैं, तो यहाँ पे अभी इम्पल्स थी, इसलिए उस पॉइंट पे पोलैरिटी रिवर्स हुई है। ये जो ए वाला सेगमेंट दिखाता है आपको एनसीईआरटी, इट इज इंडिकेटिंग कि वहाँ पे इम्पल्स आई है और इसलिए पोलैरिटी रिवर्स हो गई है। आगे अभी थोड़ी हुई है, अब जैसे ही नर्व इम्पल्स आगे बढ़ेगी, आगे भी एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। ये इम्पल्स जैसे आगे बढ़ेगी, सेम प्रोसेस विल हैपन इन द बी सेगमेंट, नेक्स्ट सेगमेंट पोलैरिटी रिवर्स होगी ना, पोलैरिटी रिवर्स, बस पोलैरिटी रिवर्स हो गई और इस तरीके से इम्पल्स आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो कैसे होता है प्रोपेगेशन एट साइट अहेड, साइट बी, एक साइट आगे, हम ए से अब आगे नेक्स्ट बी की बात कर रहे हैं। अभी बी वाली साइड पे भी देखो, दिस इज ए साइड एंड दिस इज बी साइड। अगर आप बी वाली साइड पे देखो तो अभी क्या चक्कर है, आउटर सरफेस इज पॉजिटिव एंड इनर सरफेस इज नेगेटिव, नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में है। एज अ रिजल्ट द करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइड ए टू बी। कभी भी अगर करंट की बात करो तो करंट हमेशा कहाँ से फ्लो करता है, किस डायरेक्शन में, हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर आप इन दो साइड्स को कंपेयर करो ए और बी, तो आप बताओ अंदर एक्सोप्लाज्म में करंट कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ चार्जेस में डिफरेंस आया है, पोलैरिटी में डिफरेंस आया है, करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी, करंट ए से बी की तरफ फ्लो कर जाएगा एंड दिस इज हाउ एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट, इस तरीके से एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ रहा है। एज अ रिजल्ट करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइड ए टू साइड बी। तो अंदर वाले सरफेस पे क्या हो गया, जो भी एक्शन पोटेंशियल यहाँ जनरेट हुआ उसने पोलैरिटी रिवर्स करी, ठीक है, पोलैरिटी रिवर्स करने के कारण अब यहाँ तो आगे वही पोलैरिटी थी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाली, तो अब यहाँ चार्जेस का डिफरेंस हुआ, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो इम्पल्स जो है वो आगे की डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। ओके, एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ जाएगा। नाउ ऑन द आउटर सरफेस, अब बाहर की भी तो बात कर लो जरा, बाहर क्या है, on the outer surface the pause current flows from B to A। अब यहाँ भी तो यहाँ इस डायरेक्शन में जाएगा ना, बाहर वाली सरफेस पे, अंदर तो चलो ठीक है, अंदर आगे की तरफ निकल गया, A से B पे चला गया, लेकिन अगर हम आउटर सरफेस की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ऑन द आउटर सरफेस पॉजिटिव से नेगेटिव की अगर बात करें डायरेक्शन ऑफ करंट की, तो कहाँ से कहाँ जाएगा, फ्रॉम B टू A, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, फ्रॉम B टू A, हेंस टू कंप्लीट द सर्किट। और आप देखो यहाँ पे A टू B गया और यहाँ B टू A गया, तो देयर इज अ कंप्लीशन ऑफ अ सर्किट, और आप जानते हैं फॉर द फ्लो ऑफ करंट द सर्किट इट नीड्स टू बी कंप्लीट। अगर किसी भी मतलब आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको, अगर सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है किसी भी इम्पल्स का या किसी भी मतलब कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी है उसका, तो उसका फिर कोई सेंस नहीं रह जाता। सो सर्किट कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, ठीक है, hence the polarity is reversed and the action potential is generated at side B। तो अभी जो चीजें A पर हुई थी, जैसे ये सर्किट कंप्लीट हुआ, similar things will happen at B, और अब वो चीजें किसके बीच में होंगी, B और C के बीच में। अब फिर यहाँ B और C के बीच में सर्किट कंप्लीट हुआ, तो now similar things will happen between C and D, and this is how the action potential will goes on, that is action potential at site A arrives at site B, this is how action potential propagate। तो आपको प्रोपेगेशन में क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि जैसे एक्शन पोटेंशियल आया था पोलैरिटी रिवर्स हो गई थी, पोलैरिटी रिवर्स होने के कारण जो नेक्स्ट साइट होती है साइट बी, उसमें अभी अंदर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो ऑन द इनर साइड द करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी एंड ऑन द आउटर साइड करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए, देयरफॉर सर्किट विल कंप्लीट एंड इम्पल्स विल मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। इम्पल्स कहाँ आ जाएगी, बी वाले सेगमेंट पे आ जाएगी। नाउ सिमिलर थिंग विल हैपन एट बी, क्या क्या होगा बी पे, सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, डीपोलराइजेशन होगा, एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। एक्शन पोटेंशियल के डेवलप होने से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और यहाँ नेगेटिव आ जाएंगे, तब सिमिलर चीज होगी बिटवीन बी एंड सी, एंड दिस इज हाउ एक्शन पोटेंशियल जस्ट गोज ऑन प्रोपेगेटिंग इन द एंटायर नर्व। ओके, बढ़िया। Now the sequence is repeated along the axon and the impulse is conducted। ठीक है, सेम पूरे axon के थ्रू होता है और ये सब चीजें होती रहती हैं। The rise in permeability to sodium is extremely short-lived and it is quickly followed by rise in permeability to K+। तो ये जो न्यूरॉन अच्छा बच्चा बन के धनिया लेने गया था, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म था। सोडियम को उसने बहुत ही थोड़ी देर के लिए यूज किया था। क्या हुआ था भाई, सोडियम को किस तरीके से यूज किया गया था, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, और अब यहाँ इम्पल्स ऐसे ऐसे करके आगे जाने लगी है। ये क्यों हुआ था, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, नॉर्मल कंडीशन ये है।
नॉर्मल कंडीशन ये है, ठीक है। अब ये जो थोड़ी देर के लिए सोडियम अच्छा, थोड़ी देर के लिए हमारा एक्सोनल मेम्ब्रेन अच्छा बन गया था, सोडियम को भी अंदर आने दे रहा था, हाँ हाँ सोडियम आ जाओ तुम मेरे अच्छे दोस्तों, वो बहुत ही थोड़ी देर के लिए होता है, बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल ए साइड को छोड़ के बी पे पहुंचा, सी पे पहुंचा, जैसे ही आगे पहुंचा, वैसे ही सोडियम क्या करेगा, वैसे ही सोडियम के पॉजिटिव को वापस से अपने अंदर बुलाने लग जाएगा, एंड अगेन मच ऑफ के पॉजिटिव आयन विल बी डिपॉजिटेड इन द किसके, एक्सोप्लाज्म। बहुत सारे के पॉजिटिव फिर से रश होकर एक्सोप्लाज्म में आ गया, और क्या हो गया, जब के पॉजिटिव वापस से अंदर आया तो अगेन देयर विल बी रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। के प्लस के अंदर आते से ही क्या होगा, के प्लस के अंदर आने से ये होगा, यहाँ पे रेस करके बनाना पड़ेगा, के प्लस अब जैसे ही अंदर आना स्टार्ट होगा तो वापस से अंदर देयर विल बी नेगेटिव चार्ज एंड आउटसाइड देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज। क्यों हुआ ये वापस से, ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, and this step is known as repolarization. तो polarization, depolarization and repolarization. तो जो repolarization होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन के इनफ्लक्स के कारण वो मतलब वापस से अपनी नॉर्मल वाली स्टेट में आ गया। वो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन वाली कंडीशन थी ना, नॉर्मल से, क्योंकि काम हो गया, इम्पल्स आगे चली गई, अब मैं वापस से रेस्ट करूँ ना, तो वापस से रेस्टिंग वाली कंडीशन में आने के लिए वही तीनों फैक्टर काम करने लगेंगे। पोटेशियम अंदर आएगा, नेगेटिवली चार्ज आयन एंड सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, सोडियम को बाहर और पोटेशियम को अंदर, जिसके कारण अगेन देयर विल बी पोलैरिटी सेम एज जो हमारे फर्स्ट फेज में हमने देखी थी। तो ये जो लास्ट में वापस से पोलैरिटी डेवलप हो रही है, रिगेन हो रही है, वो क्यों हो रही है, ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, ठीक है। डीपोलराइजेशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन के इनफ्लक्स के कारण। Immediately K plus diffuses outside the membrane and restore the resting membrane potential. Thus the fiber become ready for further stimulation. और फिर K पॉजिटिव बहुत सारा मेम्ब्रेन के अंदर आ गया, वापस से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रिस्टोर कर लिया गया, एंड द फाइबर इज वंस अगेन रेडी फॉर फर्दर स्टिमुलेशन। एक इम्पल्स चली गई, वो दोबारा से रेडी होकर बैठा है, हाँ दूसरी आ जाए तो दूसरे कर लूंगा, मतलब न्यूरॉन फिर से तैयार होकर बैठ गया कि हाँ मम्मी दूसरा काम दे देंगे तो मैं वो भी कर दूंगा। ओके, समझ आया। तो भाई बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये, और ना समझ में आने वाला टॉपिक है, तो मैंने कोशिश तो करी काफ़ी सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाने की। अगर आपको अभी भी कुछ नहीं समझ आया हो और आपको कोई डाउट रह गया हो तो भाई आप अपने डाउट्स पूछ लीजिए, और अगर सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है, सब कुछ, और अच्छा भी लगा, समझ में आ गया, मज़ा भी आ गया, तो फिर जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर दो सब्सक्राइब, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।